नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर है। रिसेंटली चाइना की तरफ से अपनी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया था, जो कि चाइना का पहला सुपर कैरियर होने वाला है और इसमें चाइना की तरफ से कैटवर्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से वो इसमें से ज़्यादा तेजी के साथ और पेलोड के साथ अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अब अगर भारत की बात करें तो अभी हमारे जो दो कैरियर मौजूद हैं वो सभी के सभी स्टोबैर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूचर में बनाए जाने वाले हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे आईएनएस विशाल कहा जाने वाला था, उसमें भारत की तरफ से कैटapult सिस्टम को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। हालांकि इनिशियल प्लान के मुताबिक ये एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था और इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो लगभग 65,000 टन के आसपास होने वाली थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और अभी इसको कन्वेंशनली पावर करने का फैसला किया गया था और उसके बाद इसकी साइज को भी यहाँ पे 55,000 टन के आसपास रिड्यूस करने का फैसला किया गया था। लेकिन फिर भी इसमें भारत कैटapult सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहता है। अब कैटapult भी दो प्रकार के होते हैं। एक स्टीम बेस्ड कैटapult सिस्टम हो सकता है जो कि ओल्डर यूएस ऑरिजिन एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होता था, और दूसरे तरफ ईमल सिस्टम का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम कहा जाता है और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और चाइना की तरफ से भी अभी अपनी कैरियर्स में यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी खास बात यह कि भले इनिशियल इसको सेटअप करने में ये स्टीम बेस्ड कैटapult के मुकाबले 1 से 2 बिलियन डॉलर ज्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होता है और साथ ही ये काफी तेजी के साथ एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि एक एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के बाद दूसरी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए स्टीम कैटapult सिस्टम को रेडी करने में जितना टाइम लगता है, उतने ही टाइम में ईमल सिस्टम की मदद से हम कम से कम 3 से 4 एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अभी हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की डेवलपमेंट तो फिलहाल के लिए तय नहीं हुआ है, लेकिन हमारी नेवी के वाइस चीफ अभी रिसेंटली भारत डायनामिक लिमिटेड के विजिट पर गए हुए थे और उसी दौरान उनको भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से एक ईमल सिस्टम को दिखाया गया था। अब हालांकि इसकी डेवलपमेंट के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दिया गया और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक ईमल सिस्टम को डेवलप करने के लिए कोई स्पेशल फंडिंग की जा रही है। लेकिन अगर ये कैटapult सिस्टम जिसे अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की फैसिलिटी में देखा गया था या डिस्प्ले किया गया था, उसे भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अपने तरफ से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये हमारा इंडिजिनस कैटapult सिस्टम हो सकता है। इनिशियली इसमें यूएस की तरफ से भारत की मदद करने का ऑफर दिया गया था। अभी अगर भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अपनी ईमल सिस्टम से नेवी को इम्प्रेस किया जा सकता है और नेवी इसमें इंटरेस्टेड होता है, तो आगे चल के इसको फुल स्केल में डेवलप करने की कोशिश की जा सकती है और टेस्टिंग वगैरह करना शुरू किया जा सकता है और हो सकता है इसको आगे चल के आईएनएस विशाल में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगला अपडेट अपाची हेलीकॉप्टर्स को लेके। पिछले हफ्ते इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि भारत की तरफ से भी बोइंग के साथ एडिशनल अपाची हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए बातचीत करना शुरू किया गया। वैसे ये तो फ्यूचर में होने वाले डील की बात चल रही थी, लेकिन अभी की बात करें तो अभी कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 22 अपाची हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा रहा है, जिनके लिए 2015 में भारत की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया गया था। लेकिन इसके बाद 2020 में आर्मी की तरफ से एडिशनल 6 अपाची हेलीकॉप्टर के लिए एक और ऑर्डर को प्लेस किया गया, जो कि प्योरली आर्मी एविएशन विंग का हिस्सा होने वाले हैं और इनका कमांड आर्मी के अंडर रहने वाला है। इस डील के अंदर साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अभी इंडियन पायलट्स को यूएस भेजने का फैसला किया जा रहा है, जहां पर इंडियन आर्मी के पायलट्स को अपाची हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को अपाची हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने का अच्छा खासा अनुभव हो चुका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अभी इंडियन आर्मी के जो पायलट्स होंगे उनको यूएस की तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। शुरुआत में इसी साल के अंत तक ही इंडियन आर्मी को अपनी पहली अपाची हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने का प्लान किया गया था, जिसे ओरिजिनली अभी फिलहाल के लिए यूएस में रखा जाएगा और वहीं पर ही इंडियन आर्मी के पायलट्स को और ग्राउंड क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और इंडियन आर्मी की तरफ से अभी बैच वाइज में क्रू मेंबर को और पायलट को वहां पे भेजा जाएगा, जहां पर यूएस की तरफ से इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा डिले होने वाला है और अभी जो ट्रेनिंग है उसको अगले साल से शुरू करने का फैसला किया गया है। इस डील के अंदर भारत को जिन अपाची हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर किया जाने वाला था, इन सभी हेलीकॉप्टर की जो मेन फ्यूजलाज सेक्शन है उसे भारत में टाटा और बोइंग की जॉइंट फैसिलिटी में बनाया गया है और साथ ही इस डील के अंदर इंडियन आर्मी को 180 AGM-114 L3 हेलफायर मिसाइल, 90 AGM-114 R3 हेलफायर मिसाइल, 200 स्ट्रिंगर मिसाइल के साथ साथ एक अननोन अमाउंट में कैनन राउंड को भी सप्लाई किया जाएगा। अगला अपडेट अग्निपथ स्कीम को लेके।
हालांकि अभी इसको लेके पूरे देश भर में हंगामा चल रहा है और पिछले 2 सालों से आर्मी में ज्वाइन करने के लिए वेट करने वाले नौजवानों की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए गए अग्निपथ स्कीम का विरोध करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से अभी अपनी स्कीम को कुछ हद तक मॉडिफाई किया जा रहा है और अभी धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि अग्निपथ स्कीम में जो जवान आर्मी में ज्वाइन करेंगे आगे चल के गवर्नमेंट की तरफ से भी उनकी फ्यूचर का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले जो लोग अभी तक पेंशन को लेकर चिंतित थे उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में आर्मी ज्वाइन करते हैं तो तब भी आपको पेंशन वगैरह नहीं मिलने वाला है और अगर आप चाहे तो वहाँ पे इनिशियल 10 साल पूरा करने के बाद परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका रिकॉर्ड वहाँ पे अच्छा रहा तो आपको परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप परमानेंट कमीशन में नहीं जा पाते हैं तो 10 साल पूरा करने के बाद आपको 4 साल तक अपनी सर्विस को एक्सटेंड करने का मौका दिया जाता था, यानी कि कुल मिलाकर आप आर्मी में 14 साल तक सर्विस कर सकते थे और उसके बाद अगेन आपको रिटायरमेंट के बाद दूसरे जॉब्स की तलाश करनी पड़ती थी और प्रॉब्लम ये है कि तब आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो जाता था। लेकिन अग्निपथ स्कीम के अंदर अगर आप आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज 22 से 25 साल तक होगा जो आप रिटायर करेंगे और इस 4 साल की सर्विस पीरियड के दौरान आपको एक डिग्री को भी करने का मौका दिया जाएगा और इसके बाद जो फ्यूचर को लेके आपका टेंशन था इसको भी अभी काफी हद तक सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से हर एक अग्निवीर के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जॉब में या किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट की वैकेंसी में आपको 10% तक का रिजर्वेशन देने का डिक्लेरेशन कर दिया गया। और अगर ये आपको कम लग रहा है तो अभी हमारी टोटल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 73,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी पड़ी हुई है और इसके अलावा स्टेट पुलिस में भी आपको सेम तरीके की फैसिलिटी मिलने वाली है। 22 से 25 साल की उम्र में जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास करीब 20 लाख रुपए होंगे और इसके बाद भी अगर आप आर्मी में अपनी सर्विस को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप फिर से वहां पे परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टोटल रिक्रूटमेंट में से 25% का परमानेंट कमीशन में जाना पक्का है और बाकी 75% के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी और पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी आपको स्पेशल कोटा मिल जाएगा। और साथ ही कि अभी अलग अलग स्टेट को भी नोटिफाई किया जा रहा है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में भी अग्निवीर के लिए स्पेशल रिजर्वेशन को ग्रांट किया जाएगा। तो अभी धीरे धीरे आपकी फ्यूचर को लेकर जो सवाल थे वो क्लियर होने लगे और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को पहले ये सब अनाउंस करना था और उसके बाद जाके अग्निपथ स्कीम को लॉन्च करना था और अगर ऐसा हुआ होता तो ये सब हंगामा अभी नहीं चल रहा होता। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर ईल प्लानिंग की गई है, क्योंकि 3 दिन के अंदर सेम स्कीम के अंदर 3 प्रोविजन को ऐड किया जा चुका है, जो कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था और उसके बाद जाके स्कीम को लॉन्च करना था। अगला अपडेट हनी ट्रैप केस को लेके। अभी पिछले कुछ सालों से आईएसआई की तरफ से इंडियन ऑफिसर्स को हनी ट्रैप करने की केसेस जो है वो काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं और अभी फिर से ऐसा एक केस सामने आया था जिसमें डीआरडीएल के एक इंजीनियर को आईएसआई की तरफ से हनी ट्रैप करने की कोशिश करता हुआ पाया गया है। तेलंगाना की पुलिस की तरफ से हाल ही में एक इंजीनियर को अरेस्ट किया गया था जिसका नाम मल्लिकार्जुन रेड्डी है, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल इंजीनियर के तौर पर डीआरडीएल पर काम कर रहे थे और उनको एक क्लासिफाइड नेवल सिस्टम प्रोग्राम में डिप्लॉय किया गया था। लेकिन पता चला है कि आईएसआई ऑपरेटिव की तरफ से फेक नाम के साथ उनके साथ रिलेशनशिप में आने का और उनके साथ शादी करने का वादा किया गया था। मल्लिकार्जुन रेड्डी ने जब 2018 में सबसे पहले डीआरडीएल में ज्वाइन किया था और जॉब करना शुरू किया था तो उन्होंने अपने फेसबुक में ये स्टेटस डाला था कि उनको डीआरडीएल पर अपॉइंटमेंट मिल गया था और फिर इसके लगभग 2 साल बाद एक आईएसआई एजेंट जिसका नाम नताशा राव बताया गया था, जो कि ऑब्वियसली फेक नाम था, उन्होंने मल्लिकार्जुन रेड्डी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। फिर चैट के दौरान रेड्डी ने ये बताया था कि वो डीआरडीएल में जॉब करते हैं और इसी दौरान आईएसआई ऑपरेटिव की तरफ से ये बताया गया था कि उनके पिता जो है वो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगा था और नताशा ने मल्लिकार्जुन रेड्डी को प्रपोज भी किया था। फिर मल्लिकार्जुन रेड्डी जो थे वो इसके प्यार में पड़ गए थे और डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे मिसाइल की कई इमेजेस को भी इन्होंने इस लड़की के साथ शेयर किया था, जो कि खुद को इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर की बेटी बता रही थी और बेंगलोर में रहने का दावा कर रही थी। और ये सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में जब मिस्टर रेड्डी को नताशा पर डाउट हुआ था तो उसके बाद उसने अपनी फेसबुक का नाम बदल दिया था और अभी तेलंगाना पुलिस का कहना है कि उनको डाउट है कि ये कोई आईएसआई ऑपरेटिव है जो कि मल्लिकार्जुन रेड्डी को फंसाकर हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान जो इनकी बैंकिंग डिटेल है वो भी वो हासिल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि ये डिटेल शेयर करने के लिए मल्लिकार्जुन रेड्डी ने कोई पैसा लिया था या फिर नहीं लिया था। अभी तक इस स्टोरी में ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन रेड्डी ने पैसे के लालच में ये सब नहीं किया था और उनको हनी ट्रैप करके फंसाया गया था और अभी ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है। और मेरी मानो कभी भी किसी भी लड़की पर भरोसा मत करो, जैसे ऐसी कोई फेसबुक वाली पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना चाहती है। मतलब वो दिल्ली में रहे, आप हैदराबाद में रहे, चैटिंग खेल रहे हो, तो याद रखो सबसे ज्यादा हनी ट्रैप केस ऐसे ही होता है।
मेरी मानो तो घड़ी डिटर्जेंट रिस्क लेने का ही नहीं है। और अगर प्यार करना ही है तो लोकल लड़कियों में क्या दिक्कत है, ट्राई देसी, मॉल वॉल जाओ, घूमो फिरो, फिल्म देखो, एंजॉय करो। लेकिन नहीं, तुमको तो डिजिटली प्यार ढूंढना है। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।